हेलो फ्रेंड्स, टिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रॉल्स के न्याय सिद्धांत को देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, रॉल्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये बुक जो है 1971 में प्रकाशित हुई थी, जो कि हमें रॉल्स के न्याय सिद्धांत को जानने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो फ्रेंड्स, इस सिद्धांत में रॉल्स ने यह कल्पना की है कि यदि व्यक्तियों को उनकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से पृथक कर दिया जाए तो वे भावी समाज में अपने हितों की अधिकतम वृद्धि के लिए सामाजिक जीवन के जिन नियमों, सिद्धांतों और संस्थाओं का लोग परस्पर सहमति से निर्माण करेंगे, वे सभी को स्वीकार्य होंगे। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि रॉल्स ने एक स्थिति की कल्पना की है जिसे हम मूल स्थिति कह सकते हैं, या रॉल्स ने इसे व्हील ऑफ इग्नोरेंस कहा है। मूल स्थिति में क्या होगा कि लोगों को, व्यक्तियों को अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि व्यक्तियों को अपने समाज के बारे में नहीं पता होगा कि समाज में उनकी स्थिति क्या है। वो जमींदार हैं या जनसाधारण हैं, वो कैथोलिक हैं या वो प्रोटेस्टेंट हैं, वो ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या शूद्र, मतलब उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में मूल स्थिति में पता नहीं होगा। इसके साथ ही उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, यानी कि वो अमीर हैं या गरीब हैं, मूल स्थिति में व्यक्तियों को ये भी पता नहीं होगा। इसके साथ ही व्यक्तियों के सामने एक अज्ञानता का पर्दा होगा जिसमें व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं, अपने हितों, अपनी ज़रूरतों, अपनी योग्यताओं के बारे में जानकारी नहीं होगी। परंतु अज्ञानता के पर्दा के अंतर्गत व्यक्तियों को मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और न्याय सिद्धांत की थोड़ी बहुत समझ अवश्य होगी ताकि वो न्याय के नियम बना सकें। तो मूल स्थिति में व्यक्ति न्याय के नियम बनाएंगे जो कि सभी को स्वीकार्य होंगे और सब विश्व स्तर पर सभी उसको मानेंगे। यही रॉल्स का सिद्धांत कहता है। तो रॉल्स का सिद्धांत यही कहता है कि मूल स्थिति होगी, अज्ञानता का पर्दा होगा, उसके बाद जो न्याय का सिद्धांत बनेगा वो सभी के लिए एक अच्छा न्याय का सिद्धांत बनेगा। तो फ्रेंड्स, इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं कि मूल स्थिति से एक सही न्याय का सिद्धांत या न्याय का नियम कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए ये व्यक्ति जो है ABCD, ये मूल स्थिति में है। मूल स्थिति का मतलब है कि इन्हें अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता ही नहीं है। इनके सामने अज्ञानता का पर्दा भी लगा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इन व्यक्तियों को ये शक रहेगा, ये संदेह रहेगा कि हो सकता है जब असलियत सामने आएगी, जब अज्ञानता का पर्दा सामने से हट जाएगा, तो हो सकता है मैं गरीब हूँ, मैं दास हूँ, या मेरी जो सामाजिक स्थिति होगी वो बहुत ज़्यादा दयनीय होगी या बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। ये लोग मतलब जोखिम उठाना नहीं चाहेंगे। कहने का मतलब यही है कि ये व्यक्ति क्या करेंगे, जो हीनतम स्थिति से जुड़े लोग हैं उनको अधिक लाभ हो ऐसा न्याय का सिद्धांत बनाएंगे। इससे क्या होगा, जो समाज के अमीर वर्ग हैं, जो प्रभुत्वशाली वर्ग हैं, उनको तो पूरा न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु जब ये हीनतम स्थिति से जुड़े लोगों के अधिक लाभ के लिए न्याय का सिद्धांत बनाते हैं तो इससे हीनतम स्थिति से जुड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा होगी। सबको संदेह रहेगा कि हो सकता है ना कि मेरी स्थिति दयनीय हो, मेरी स्थिति हीनतम हो, इसीलिए वो हीनतम स्थिति से जुड़े लोगों के लिए अधिक लाभ का एक न्याय का सिद्धांत बनाएंगे। रॉल्स ने कहा है कि जब मूल स्थिति की शर्तें पूरी हो जाएंगी, मतलब जब मूल स्थिति में व्यक्ति आ जाएंगे, तो व्यक्ति कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को यह अंदेशा रहेगा, ये संदेह रहेगा कि वास्तविकता या असलियत प्रकट होने पर वह अपने आप को हीनतम स्थिति में पाएगा। मूल स्थिति एक काल्पनिक स्थिति है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति यह मांग करेगा कि हीनतम स्थिति से जुड़े लोगों के लिए अधिकतम लाभ की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वास्तविकता प्रकट होने, जब असलियत सामने आएगी तो हो सकता है कि वो हीनतम स्थिति में है, वो कमज़ोर स्थिति में पाए जाएं, वो व्यक्ति जो न्याय के सिद्धांत बना रहे हैं। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति यह मांग करेगा जब न्याय के सिद्धांत बनाएंगे कि हीनतम स्थिति से जुड़े लोगों के लिए अधिकतम लाभ की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित अनुभव करेगा। तो फ्रेंड्स, रॉल्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति निम्न नियम को स्वीकार कर लेंगे। मतलब जो व्यक्ति अभी न्याय के सिद्धांत बना रहे थे तो वो मतलब 3 नियम को स्वीकार अवश्य करेंगे। पहला है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, मतलब सभी को समान स्वतंत्रता मिले। साथ में ही अवसर की उचित समानता का सिद्धांत, ये भी स्वीकार करेंगे न्याय का सिद्धांत बनाते समय, क्योंकि हो सकता है कि स्वतंत्रता तो सबके पास हो परंतु सबको अवसर ना मिले, तो इसलिए अवसर के उचित समानता का सिद्धांत भी स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही आएगा भेद मूलक सिद्धांत, इसको भी अवश्य स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है जो हीनतम स्थिति से जुड़े लोग हैं वो अपने अवसरों का लाभ ना उठा पाएँ, इसलिए उनके लिए भेद मूलक सिद्धांत होगा, जो उन्हें कुछ स्पेशल या विशेष अधिकार दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत उन्हें कुछ उनके लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने रॉल्स के सिद्धांत को देख लिया कि किस तरह मूल स्थिति में रहकर एक सही न्याय का सिद्धांत बनाया जा सकता है। मूल स्थिति एक काल्पनिक स्थिति है जिसमें रहकर एक सही न्याय का सिद्धांत बनाया जा सकता है। इसकी आलोचना को भी अभी हम देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पेपर में आलोचना लिखने को भी आती है।
तो फ्रेंड्स, समष्टिवादियों के अनुसार रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो परंपरागत उदारवादी पूंजीवादी औचित्य की पुष्टि करता है। कहने का मतलब यह है कि समष्टिवादी कह रहे हैं कि जो रॉल्स का न्याय सिद्धांत है वो कहता है कि अगर अमीर वर्ग धन इकट्ठा कर रहे हैं तो उससे गरीबों को फ़ायदा होगा। तो यही टिप्पणी कर रहे हैं समष्टिवादी कि कैसे होगा फ़ायदा। इसके अलावा हीनतम स्थिति से जो जुड़े लोग हैं उनकी पहचान करना भी तो बहुत मुश्किल है। अब आर्थिक आधार पर हीनतम स्थिति की पहचान की जाए या किस सामाजिक आधार पर, ये कोई कंफर्म नहीं है। रॉल्स ने इसका कोई स्पष्ट आधार नहीं बताया है। इसके बाद है मार्क्सवादी, जो कि इसकी आलोचना करते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार आर्थिक और सामाजिक तथ्यों की जानकारी के बिना न्याय के सिद्धांत निर्धारित करना तर्कसंगत नहीं है। मतलब रॉल्स ने कहा है कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता ही नहीं होना चाहिए व्यक्तियों को, तभी वो अपने न्याय का सिद्धांत एक अच्छा न्याय का सिद्धांत बना सकते हैं। परंतु मार्क्सवादी कह रहे हैं कि भाई अगर आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता ही नहीं होगा तो कोई व्यक्ति एक सही न्याय का सिद्धांत कैसे बना पाएगा। स्वेच्छातंत्रवादियों, तो स्वेच्छातंत्रवादियों के अनुसार रॉल्स ने समानता पर इतना बल दिया है कि उसने मनुष्य की स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। इन सब आलोचनाओं के बावजूद रॉल्स के न्याय सिद्धांत को व्यर्थ का प्रयास नहीं माना जा सकता। इस सिद्धांत का मुख्य संदेश यह है कि न्याय का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए न्याय की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना आवश्यक है और न्याय की प्रक्रिया निर्धारित करते समय सामाजिक न्याय के लक्ष्य को ध्यान में रखना भी जरूरी है। तो फ्रेंड्स, रॉल्स का न्याय का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसे विश्व भर में अभी भी माना जाता है और ये काफ़ी नया सिद्धांत है जो कि 1971 में ही जब बुक प्रकाशित हुई उनकी, तभी हमारे सामने आ गया था। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।